नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। एक दुखदाई खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह 5:35 पर निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लीवर और फेफड़ों में दिक्कत की वजह से बीमार थे। बेटे आशुतोष टंडन ने अपने पिता के निधन की पुष्टि की है और बीमारी के कारण लालजी टंडन लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी रख रही थी, उनको देख रही थी। लेकिन आज सुबह 5:35 पर हृदय गति रुकने से लालजी टंडन का निधन हो गया है और इनके निधन के बाद कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने ट्वीट कर अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया है। घोषणा की है कि 3 दिन राजकीय शोक रहेगा प्रदेश में। लालजी टंडन संघ से जुड़े बीजेपी के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, श्री लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रभावी प्रशासक होने के बारे में बताया कि उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। हमेशा लोक कल्याण को उन्होंने महत्व दिया और उनके निधन पर दुख प्रकट किया। से लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। आज प्रातः उनका निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में और अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, इससे पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी कुशलता और दक्षता का परिचय सदैव दिया। मैं देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। तो शोक संतप्त परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इस बीच में आपको बता दें, सिर्फ उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दुख प्रकट किया है, संवेदनाएं जाहिर की हैं, श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। ये उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखा। उन्होंने आगे लिखा कि स्वर्गीय लालजी टंडन कुशल प्रशासक और राजनेता थे और उनका पूरा का पूरा जीवन इसी में गुजरा, जनसेवा में गुजरा और बीजेपी को समर्पित रहा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व शोक संतप्त परिवार को, उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करें।
और अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला का, जो इस वक्त मेदांता अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अनुभव, वहां पर किस तरह की इस वक्त गतिविधियां, कौन कौन इस वक्त वहां पर पहुंचा है? क्योंकि 10 बजे के करीब बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर ले जाया जाएगा। इस वक्त वहां क्या क्या चल रहा है? बिल्कुल राजीव, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मेदांता अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं और आधे घंटे बाद यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो सीधे यहाँ से हजरतगंज, उनका जो आवास है जहाँ हम पहले मौजूद थे, वहाँ ले जाया जाएगा और वहीं पर जो पार्टी के लोग हैं, जो और लोग हैं, वो आएंगे और वो जो है वो अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। और जिस तरीके से आज निधन हुआ है लालजी टंडन का, बहुत दुखद है, बहुत हम कहें तो पार्टी के लिए एक क्षति है, बड़ी क्षति। और ख़ुद मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि कहीं ना कहीं वो लखनऊ के प्राण थे, यानी लखनऊ से उनका जो लगाव था, लखनऊ से उनका जो प्यार था, वो भुलाया नहीं जा सकता। अपने आप में अगर हम कहें तो उन्होंने जो लखनऊ के लिए किया, आधुनिक लखनऊ आज जो हम देख रहे हैं, वो एक तरह से कहें तो उन्हीं की देन है। और अभी थोड़ी देर पहले कुछ बीजेपी के जो पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, उधर आपको दिखाएं। फिलहाल एसडीएम जो हैं वो पहुँच गए हैं, डीसीपी जो हैं वो पहुँच गए हैं और थोड़ी देर बाद अभी यहाँ पर पुलिस के लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि अरेंजमेंट सारी होनी है। और जो आपको वो गेट दिखाई दे रहा है, वहीं से जो है पार्थिव शरीर जो है वो ले जाया जाएगा हजरतगंज। लेकिन जिसको भी ये जानकारी मिल रही है, निधन की जानकारी मिल रही है, सभी कहीं ना कहीं शोक में डूबे हुए हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। राजीव, एक किस्सा आपको बताएं। जब बिहार के राज्यपाल के तौर पर नाम हुआ और राष्ट्रपति की तरफ से ये घोषणा हुई कि वो राज्यपाल वहाँ बनेंगे, तब खुद नीतीश कुमार, उस बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने फ़ोन करके बधाई भी दी थी और उसी समय कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हमें बिहार में सुधारनी है और उसमें आपका सहयोग चाहिए होगा। तब लालजी टंडन, यानी जिनको बाबूजी के नाम से वो मशहूर थे, सब लोग बाबूजी कहते थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आएंगे, तो इस पर भी चर्चा होगी कि कैसे बिहार को उन्नति के रास्ते पर ले जाया जाए, कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और देखिए, जब तक बिहार में राज्यपाल रहे, वहाँ पर भी कभी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई और कहीं ना कहीं जो उनके एक्सपीरियंस थे ज़रूर उन्होंने वहाँ शेयर किए और मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं मदद ही की होगा, उनका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि लंबा राजनीतिक अनुभव है। आप देखिए, उन 60 के दशक में राजनीति शुरू की और वो पार्षद भी रहे, फिर उसके बाद विधायक रहे, फिर उसके बाद विधान परिषद के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे। एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा और कहीं ना कहीं उनके निधन से आज अनुभव, छोटे से लेकर बड़े तक अनुभव, उन्होंने पार्षद से लेकर परिषद के सदस्य रहे, फिर विधानसभा पहुंचे और सांसद भी बने और उसके बाद राज्यपाल के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन उन्होंने किया। अनुभव, फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आप लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि आपके पास हम आते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। आप खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, मेरठ का रुख कर रहे हैं, जहां पर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोतीगंज का वांटेड कबाड़ी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इकराम उर्फ राहुल काला पर 18 मुकदमे दर्ज हैं और अब ये गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है, क्योंकि एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था ये वांटेड कबाड़ी कैसे लगातार इसकी जो है दहशत थी। बलराम पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, दर्शकों को ये बताएं, कितनी बड़ी कामयाबी, कैसे एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ और ये वांटेड कबाड़ी, इसके बारे में दर्शकों को आप बताएं। देखिए राजीव, जब हमें जानकारी मिली कि जो वांटेड कबाड़ी है इकराम उर्फ राहुल काला, उसके रिलेशन पुलिस के अधिकारियों से हैं, उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसकी कई फोटो पुलिस वालों के साथ कंधे पे हाथ रखते हुए वायरल हुई। उसको लेकर के जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और सूतीगंज पहुंचे, तो वहां पता चला कि जो कबाड़ी हैं वो कई पुलिस कर्मियों के पूरे खर्चे उठाते हैं। उसके बाद इस पूरे प्रकरण की हमने जांच की और पड़ताल की, तो पता चला कि कई तार पुलिस के कई कर्मचारियों से इन कबाड़ियों के जुड़े हुए हैं। और इस पूरे प्रकरण को उजागर करते हुए एबीपी गंगा ने प्रमुखता से खबर दिखाई और खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों से जब ये पूछा कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने में यहाँ पर चोरी की गाड़ियां कटती हैं, उसको लेकर के पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे ये भी पूछा कि जब हमारे क्षेत्रीय जो सांसद हैं
बीजेपी के, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके कहा है कि इस कारोबार को बंद कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने में गाड़ियां काटी जाती हैं और इतने एक्सपर्ट हैं राजू, यहाँ 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी गायब हो जाती है। इतनी स्पीड से गाड़ियां कटती हैं। 12 से 15 जो लड़के होते हैं वो लगाए जाते हैं और बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इतनी जल्दी वो गाड़ियां खोल देते हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं, और भारी तादाद में यहाँ गाड़ियां कटती हैं। यही वजह है कि जब अधिकारियों ने इस खबर को देखा, संज्ञान लिया, अब असर हुआ है। बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एबीपी गंगा की खबर का असर, वो कबाड़ी इकराम जहां गाड़ियां आती थी, चोरी की गाड़ियां, और उसके बाद सेकंड मिनटों में ये गाड़ी के एक पार्ट्स को निकाल देते, पुर्जा अलग कर लेते थे, और उसके बाद कमाई को उनका धंधा था। और हैरान कर देने वाली इसमें बात यह है कि इसमें पुलिस वाले साथ देते, पुलिस वालों का पैसा बंधा हुआ था। यूपी में बढ़ते संक्रमण को लेकर अब यूपी सरकार और ज्यादा सख्ती बरत रही है और कई फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार अब होम आइसोलेशन का दिल्ली मॉडल अपनाने जा रहे हैं। कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लक्षण रहित संक्रमण यानी कि असिम्प्टोमेटिक रोगी और उनके परिवार को होम आइसोलेट किया जाएगा। इस तरह का प्रोटोकॉल का पालन उनको करना अनिवार्य होगा। अगर हम बात करें यूपी में कोरोना के मामलों की, तो एक दिन में 1924 केसेस मिले हैं और आंकड़ा अब तक 51,000 पार कर चुका है। वहीं दिल्ली की बात करें, जहां से इस मॉडल की शुरुआत हुई, वहां पर एक दिन में 1,000 से कम केसेस आए हैं और वहां पर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले। अब उत्तर प्रदेश में केसेस बहुत ज्यादा, 51,000 को पार कर चुका आंकड़ा, और इनमें अभी भी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 19,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है और सबसे चिंताजनक जो स्थिति है वो राजधानी लखनऊ की ही है। और इसी वजह से लंबे समय से ये मांग भी की जा रही थी। दरअसल विशेषज्ञ भी ये मांग करने लगे थे कि जब अस्पतालों में आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे में असिम्प्टोमेटिक व्यक्ति को अस्पताल में बेड पर रखने से बेहतर है कि जो उसके भीतर लक्षण है उसको वो बेड दिया जाए और असिम्प्टोमेटिक व्यक्ति घर में आइसोलेट रहे, वो खुद को सबसे अलग कर दे, वो घर में बिल्कुल अलग रहे, किसी और के संपर्क में आए। इस तरह के मॉडल दिल्ली में आपको बता दें कि अपनाया गया। हालांकि दिल्ली में केजरीवाल का ये मॉडल निशाने पर भी रहा, उस पर खूब हमला भी हुआ। ये कहा जाने लगा, खासतौर पर विपक्षी दल ये कहने लगे कि इस मॉडल का सीधा मतलब ये है कि दिल्ली में पहला तो बेड की कमी, दूसरा सरकार ने लोगों के ऊपर ही अब जिम्मेदारी डाल दी है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें। किरकिरी भी हुई, लेकिन इस बीच में इसके अब कुछ फायदे भी दिखने मिले, तो इसमें यूपी भी अब इसी राह पर आगे बढ़ चुका है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अलग अलग जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। वैसे पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा केसेस राजधानी लखनऊ में है, लिहाजा यहां पर कल सुबह से 24 जुलाई तक 4 थाना इलाकों में लॉकडाउन है, जबकि गोरखपुर में भी 2 थाना इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, जबकि कानपुर में भी हालात बेकाबू होने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लिहाजा डीएम ने कानपुर नगर के 10 थाना इलाकों में तात्कालिक प्रभाव से रात 10 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया है। कानपुर नगर के 10 थाना इलाके चकेरी, कल्याणपुर, नौबस्ता, बर्रा, किदवई नगर, गोविंद नगर, काकादेव, कोतवाली, नवाबगंज और स्वरूप नगर में लॉकडाउन घोषित है। हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो गोरखपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़े हैं। मैं प्रभात, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, उन जगहों के बारे में बताइए जहां पर ये संपूर्ण लॉकडाउन, ये कितने दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और इस लॉकडाउन में क्या बंदिशें रहेंगी और क्या राहत रहेगी? जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर में बीते कुछ दिनों से बहुत तेज़ी से कोरोना जो है वो पैर पसार रहा था और कल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो 200 को पार कर गई थी। यानी एक दिन में सबसे ज़्यादा मरीज आ गए थे कानपुर में। लिहाजा कानपुर के जो 10 थाना क्षेत्र है, या ये कहा जाए कानपुर शहर जो मेन है, वो पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। अगर इन 10 थाना क्षेत्रों की बात की जाए तो हम इस वक्त गोविंद नगर थाना क्षेत्र में मौजूद है और आप पीछे मेरे तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर जो पूरी मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है और पुलिस के जो सिपाही या पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार सड़कों पे गश्त कर रहे हैं कि जो भी किसी तरह का कोई दुकान खुली हो रही तो उनको बंद करा रहे हैं। वहीं अगर छूट की बात की जाए तो इन सभी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर बाकी पूरी तरह से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। इमरजेंसी सेवाओं के लिए छूट दी गई तो फिर इतनी चहल पहल कैसे, इतने लोग कैसे घूम रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं आपके पास लौट रहा हूँ प्रभात,
जरा गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। नीरज, आप बताइए गोरखपुर की स्थिति क्या? गोरखपुर में भी बढ़ते केसेस को देखते हुए निर्णय लिया जा सकता है कि कुछ इलाकों को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए कुछ इलाकों में? जी बिल्कुल, आपको बता दें राजीव कि गोरखनाथ और शाहपुर थाना क्षेत्र जो है वहां पर लगातार जो हॉट स्पॉट हैं वो बढ़ रहे थे और इसी को देखते हुए यहां पर लॉकडाउन किया गया। आज सुबह 5 बजे से और 27 जुलाई की सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जो जरूरी सेवाएं हैं वही चलेंगी, दवा और जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वही यहाँ पर लागू रहेंगी और इसके अलावा जो भी कुछ है पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। घर से निकलने की इजाजत नहीं है और लोगों को पूरी तरह से घर में रहना पड़ेगा। बैंक के जो कर्मचारी हैं वो बाहर निकल सकते हैं, वो अपनी ड्यूटी पे जा यानी सकते कि हैं। गोरखपुर में कुल लेकिन जो भी मिलाकर हॉटस्पॉट इमरजेंसी क्षेत्र में सेवाओं अगर से जुड़े हुए लोग ही बाहर निकल सकते हैं। कम से कम गोरखपुर में जो तस्वीरें इस वक्त हम आपके पीछे देख पा रहे हैं उसमें कम चहल पहल है। अगर वहीं हम कानपुर की बात करें तो बहुत ज्यादा चहल पहल। अब प्रभात, सवाल ये है कि ये इतने ज्यादा लोग अगर बाहर घूम रहे हैं और ये तो सुबह सुबह के वक्त है, दिन में ये चहल पहल और ज्यादा बढ़ेगी, कोई पुलिसकर्मी भी नहीं है, कंट्रोल कैसे होगी? सख्ती से पालन कौन और कैसे करवाएगा? जी देखिए, अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो देर रात तकरीबन 10 बजे के आसपास आदेश आता है कि कानपुर में 10 थाना क्षेत्रों में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन 10 थाना क्षेत्रों के अलावा जो भी फैक्ट्री हैं, जो भी इंडस्ट्री है, जो भी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं, वो सब खुली रहेंगी। यानी वहाँ पर नौकरी करने वालों को आने जाने की छूट रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। जो वहाँ पर जो इन थाना क्षेत्रों में प्राइवेट प्रतिष्ठान है वो बंद रहेंगे। यहाँ तक कि जो ट्रेन से या बस से या फिर फ्लाइट से आने जाने लोग हैं उनको भी टेम्पो, ऑटो और रिक्शा जो भी चीज़ें हैं वो उनको अवेलेबल रहेगा। लेकिन इन थाना क्षेत्रों के अंतर्गत जो केसेस हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़े थे, लिहाजा कल रात 10 बजे से लेकर संडे यानी शुक्रवार तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और शनिवार और संडे प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और नीरज आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एबीपी गंगा एक बार फिर से आप सभी से यही अपील करेगा कि कोशिश करें, मुमकिन हो तो घर के भीतर रहें,